लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद, मुझे कहते हैं हुदा शाह और हमें डॉक्टर साहब ने भी ज्वाइन कर लिया है। अच्छा नाज़रीन, बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की क़यादत में पीटीआई कारकुनान का एहतजाज इस वक्त इस्लामाबाद में जारी है और डी चौक पर पहुंच चुके हैं वो, और आर्टिकल 245 के तहत फौज को भी तैनात किया जा चुका है। अगर बात करें इस वक्त की सूरत हाल की, तो झड़पें कारकुनान और पुलिस के दरमियान वक्फे से जारी है। एक और अहम डेवलपमेंट आज के दिन की ये है कि बेलारूस का जो वफ्द और सदर पाकिस्तान में मौजूद हैं, आज मुख्तलिफ याददाश्तों पर और मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं। डॉक्टर साहब, आपसे पूछना चाहूँगी कि बेलारूस के सदर और वज़ीर आज़म की आज मुलाकात भी हुई है और मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं, इस को आप किस तरह देखते हैं? पाकिस्तान के लिए ये खुशाइंद है? और दूसरा, ये जो पीटीआई का एहतजाज है, आपको आगे पॉलिटिकल सिचुएशन कहाँ तक जाती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बड़ा अफसोसनाक सानिया पेश आया जिसमें जो रेंजर्स के एहलकार जो हैं वो शहीद हुए। एक गाड़ी के साथ टक्कर हुई और उसमें वो जो है वो शहीद हुए। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। यहाँ पर हुकूमत है नहीं कहीं यहाँ पे, और ये ज़ाहिर है कि जो मोहसिन नकवी साहब हैं, वज़ीर दाखिला हैं, वो उनको मुस्लिम लीग नून जो है वो भी ओन नहीं करती और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कहती है कि वो ठीक है, हम साथ हैं हमारे, लेकिन तो मोहसिन नकवी साहब भी फ़ाल हैं यहाँ पे। और बाकी ये जो अरेंजमेंट है ये तो नहीं चल पा रहा। ये मैं बात बहुत दफ़ा कह चुका हूँ, फिर दोहरा रहा हूँ कि ये अरेंजमेंट मुकम्मल तौर पे नाकामी से दो चार हुआ है। और इसमें देखें, ये मुस्लिम लीग नवाज़ के दौर में, या अगर आप इसमें पीपल्स पार्टी को भी शामिल करें, इस अरेंजमेंट में दोनों मौजूद हैं। और 2013 का जो पहला धरना था, ये जो लॉन्ग मार्च था जिसमें डॉक्टर ताहिर कादरी साहब तन्हा आए थे, आप ज़रा उसको ज़हन में लाएँ तो उस वक्त भी पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज़ के हुक्म, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आला थे पंजाब के, और वहाँ पे मीनार पाकिस्तान में जो है ताहिर कादरी साहब का जो है वो जलसा हुआ था बहुत बड़ा। उसके बाद वो वहाँ से इस्लामाबाद आए थे, फिर कंटेनर, फिर उसके बाद ये कि वो एक मुज़ाकराती टीम बनी थी सियासतदान, उसमें पीपल्स पार्टी के लोग भी थे, फारूक नाइक साहब भी थे, बाकी शख्सियात भी थी, चौधरी शहबाज साहब के घर पे वो पूरा ड्राफ्ट तैयार हुआ था, और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा भी थे, मुज़ाकरात हुए थे, फिर धरना ख़त्म हो गया था। फिर उसके बाद 2014 में दोबारा जो है वो धरना आया, और उससे पहले वायलेंस हुआ। इलेक्शन के बाद एक मॉडल टाउन का एक सानिया हुआ, और फिर उसके बाद मुस्लिम लीग नून की हुकूमती मरकज़ में और पंजाब में भी, और फिर यानी मुस्लिम लीग की हुकूमतें ही रही हैं पंजाब में जब ये यहाँ पे हुआ है। और उनको ज़ाहिर है कि अगर मरकज़ में धरना स्पेशलिस्ट कोई जमात है तो वो तो मुस्लिम लीग नून ही है, कि कैसे भाई धरनों से और लॉन्ग मार्च जो है उनको प्लानिंग कैसे करनी है, इंगेज कैसे करना है, कैसे बातचीत आगे चलानी है। अब इशू ये है कि यहाँ पर ये जो है वो यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, डी चौक पे भी आ गए, और आगे मुझे नहीं पता कि मुस्लिम मतलब उनका जो प्लान है तहरीक इंसाफ का, वो डिसेप्शन के ऊपर बहुत ज़्यादा, यानी आप देखें ना कि चंद रोज़ पहले उन्होंने ख़बर ये फैलाई कि जी इख्तलाफ हो गए आपस में, और वो जानबूझ के फैलाई खबर, उस ट्रैप में हुकूमत आई, और वो कि जी उनका इख्तलाफ हो गया है और एक ग्रुप दूसरा है, एक ग्रुप ये है, और वो गंडापुर साहब जो हैं वो कुछ और कह रहे हैं, और बुशरा भी कुछ और कह रही हैं, और खान साहब की जो बहनें हैं वो कुछ और कह रही हैं, और ये पूरा एक डिसेप्शन सा उन्होंने फैलाया। अच्छा, और उसके बाद आज मंजर ये है कि जी वो अली अमीन गंडापुर साहब भी हैं, और वो बज़ाहिर ऐसा शो हो रहा है कि वो ज़बरदस्ती हैं, और बुशरा बीबी जो हैं वो आगे हैं, और वो भी ज़बरदस्ती जो हैं वो साथ साथ आ रहे हैं, उनके गंडापुर साहब भी, और क़यादत जो है सारी बुशरा बीबी ने संभाल ली है। मतलब एक गुड कॉप बैड कॉप वाला सिलसिला है ना, वो ये पूरी हिकमत अमली, और ये बिल्कुल प्लान्ड हिकमत अमली। लेकिन ये हिकमत अमली, ये मैं बता दूं कि ये सिर्फ खान साहब या उनके चंद आसपास के 2-3 लोगों तक ये महदूद थी। बाकी लोग वाकई समझ रहे थे तहरीक इंसाफ के अंदर भी कि जो बात कर रहे थे ना, कई ग्रुप बन गए हैं, कई हो गया है ये वो बाकी लोग जो हैं उनको इस बात का इल्म नहीं था कि हतमी तौर पे खान साहब की क्या हिकमत अमली होगी। तो उन्होंने, खान साहब ने ये इस तरह से शो किया है गालिबन जेल में बैठ के कि जी बहुत सारे ग्रुप्स हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कुछ, लेकिन आखिर में
वो जो फाइनल बात हुई वो ये हुई कि सारे के सारे अब जो हैं वो यहाँ पे इस्लामाबाद में एक साथ नज़र आ रहे हैं। भाई ऐसा तो नहीं हुआ कि किसी ने बाइकआउट कर दिया है, कोई नाराज़ हो गया है, कुछ नहीं। आगे बुशरा भी है साथ, वो अली अमीन गंडापुर हैं। अब रात को शायद पंजाब से भी काफिले दाखिल हो जाएंगे। लेकिन इसमें जो असल बात है, मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून गायब है, कहीं उनकी हुकूमत है वो भूल गए हैं शायद। शहबाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहब मरी में है इस वक्त, नवाज शरीफ साहब भी मरी में है। ये पूरे जो प्लानिंग है इनको, इसको तो ये तो एक आपकी इंस्टिंक्ट इतने अरसे में हो जाती है ना कि यार कैसे बात करनी है, कैसे मुज़ाकरात करने हैं, कैसे बात आगे बढ़ेगी, कैसे किस तरह से हमने लॉ एंड ऑर्डर को संभालना है, किस तरह से। तो अब बात यह है कि वो पंजाब पुलिस और ये मरकज़, ये तो 2014 में भी था भाई। 2014 में भी मरकज़ में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इस वक्त भी मरकज़ में और पंजाब में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। 2014 में भी खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, आज भी वहाँ पे तहरीक इंसाफ की हुकूमत। परवेज खटक साहब वहाँ से आए थे, आज गंडापुर साहब आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त ये था कि पंजाब से ज़्यादा मोबिलाइजेशन हुई थी क्योंकि तारुक कादरी साहब भी थे और इमरान खान साहब भी वहीं से आए थे। लेकिन इशू ये है सारा कि इसको इन्होंने, मतलब ये अजीब सी ग्रुप, 3 ग्रुप बन गए हैं, लोग लड़ गए। मतलब ये तो देखें, ये बातें तो एक बड़ी सतही सी बातें हैं ना। अगर आप एक प्लान, रियासती पूरी मशीनरी, पूरे रियासती अदारे आपके साथ हैं, फोर्सेस आपके साथ हैं, पल पल की इंटेलिजेंस रिपोर्ट आपको मिल रही है, फिर उसके बाद आप बात करें जी पंजाब नहीं निकला, जी कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं होगा, ये करेंगे, कोई जा नहीं सकता। डी ओ भाई, वो डी चौक क्या, वो मतलब है कि मतलब डी चौक में जाके वो गोल भी करके आ गए। पता नहीं कितने गोल कर रहे हैं सुबह से बार बार डी में जाके। इशू ये है सारा कि इसको इन्होंने मैनेज नहीं सही तरह से किया। और अब आगे कैसे मुज़ाकरात होंगे, देखें ये तो कहीं ना कहीं तो बैठेंगे। अभी तो इस्लामाबाद में मतलब मुख्तलिफ इलाकों से जनाब जुलूस गुजर रहे हैं, कहीं पथराव हुआ है, कहीं पुलिस वाले ज़ख्मी हैं, कहीं मुजाहिरीन ज़ख्मी हो रहे हैं, कहीं अभी तो एक अफरा तफरी सी क्यास है। लेकिन जाहिर सी बात है कि उसमें ये कि फिर जो उम्मीद कर सकते हैं माजी के धरनों को या इस तरह से एहतजाज को देख के कि ऐसे खड़े तो ये नहीं रहेंगे, ये कहीं बैठेंगे किसी जगह, डी चौक पे बैठते हैं या ये कहाँ पे किसी जगह बैठेंगे, लेकिन फैसला उसका ये हुकूमती शख्सियात नहीं करेंगी। यानी ये नहीं कहेंगे कि डी चौक पे आप बैठ जाएं, वो डी चौक पे बैठ गए जाके, वो पार्लियामेंट हाउस के आगे भी बैठ सकते हैं। यहाँ मतलब है कि फ्री फॉर ऑल छोड़ के ये हुकूमती जोमा तो सारे गायब हो गए। अच्छा, अब ये है मामला, ये देखें टीवी पे बैठ के बातें करने से और प्रेस कॉन्फ्रेंसें करने से और ये ग्राउंड के ऊपर जो पुलिस फोर्सेस हैं और सिक्योरिटी के लोग हैं और ताजिर हैं और लोग परेशान हाल हैं, बसें बंद हैं, लोगों की मईशत तबाह हो रही है, ये ग्राउंड पे जाके इनको संभालना चाहिए था या पहले मामला को हल करना चाहिए था। वो इन्होंने लाइट लिया। अब यकीन करें कि मतलब एक यानी बिल्कुल ऐसे होता कि ये इसको सीरियस संजीदा लेते और जे जाके मुलाकात करते खुद मुस्लिम में। ये मैं बात पहले भी कह रहा हूं कि जी अयाज सादिक साहब हैं, साद रफीक साहब हैं, कायरा साहब हैं, बाकी जो खुर्शीद शाह साहब हैं, यूसुफ, ये खुद जाके जेल में, अचकज़ई साहब साथ चले जाते, बाकी लोग जाके जेल में बात करते, कैसे मुज़ाकरा। सियासी लोग आके आते हैं, सियासी लोग तो हैं ही नहीं भाई। एक तरफ सिक्योरिटी फोर्सेस खड़ी हैं, अवाम है बीच में और सामने तहरीक इंसाफ है और ये अरेंजमेंट सारा गायब हो गया। अब इशू, और उसमें शहीद भी हो गए सिक्योरिटी फोर्सेस, और आपको प्रॉपर सिक्योरिटी थ्रेट है। और सिक्योरिटी थ्रेट बड़ी एक, आप यूं समझें कि वो जिसको ग्रे जोन टाइप कहते हैं ना, हाइब्रिड टाइप, कि जो ख़ास तौर पे कुरम में वाक़यात पेश आ रहे हैं, जो आप बलूचिस्तान में वाक़यात हो रहे हैं कि भाई जो भी आपके मुखालिफ कुव्वतें हैं वो बड़े ग्रे जोन में काम कर रही हैं। लेकिन अब बड़े वो ना कभी कोई ऐलान कर देता है कि हम जिम्मेदार हैं, कभी कोई तंजीम आ जाती है, कुछ। तो इस सूरत हाल में इतना बड़ा इशू है मुल्क में, उसको उन्होंने संजीदगी से लिया ही नहीं। अब इनसे मुज़ाकरात कौन करने आएगा भाई? देखें ना, अब कौन मुज़ाकरात करेगा? मेरी बात हुई मुस्लिम लीग नून के लोगों से, वो बहुत सारे वो कहते हैं हमें तो बताया ही नहीं गया, हमें तो इत्मीनान में नहीं लिया गया, हम तो थे कि मुज़ाकरात करें। और पीपल्स पार्टी का भी यही हमेशा से तरीका रहा है कि उन्होंने भी मुज़ाकराती टीम बनाई थी और उसमें ये सारे रहनुमा, फारूक नाइक साहब शरीक हुए थे, उसमें पूरा ड्राफ्ट बना था कादरी साहब से जब मुज़ाकरात हो रहे थे। तो अब तो वो बात भी नहीं हो रही। तो ये तो मुझे नहीं पता कि ये किस तरह से इसको टैकल करेंगे। और सिक्योरिटी फोर्सेज की गोली चला देंगे, ये मसले का हल नहीं है। गोलियों, देखें असला तो बिल्कुल ना मुजाहिरीन इस्तेमाल करें और ना उसको इस्तेमाल करे सिक्योरिटी फोर्सेस, और उनके पास तो डंडे हैं। हमने देखा भी कि पुलिस फोर्सेस के पास डंडे हैं और बाकी, लेकिन आज गोलियां भी चली हैं, स्ट्रेट फायर भी हुए हैं मुजाहिरीन पे, वो कहते हैं ज़ख्मी भी हैं, वो भी ज़ख्मी हैं, सिक्योरिटी एहलकार भी ज़ख्मी हैं।
तो एक बात है कि जान माल रियासत का फ़र्ज़ है कि उसके अब लोग कौन से आएंगे, मुज़ाकरात कैसे करेंगे। ये ज़ाहिर है कि बैठेंगे किसी जगह, धरना तो दे देंगे, डी चौक पे बैठेंगे गालिबन, उसी की बात हुई थी। लेकिन फिर उसके बाद ये कि फिर पंजाब से आज रात को बात चल रही है कि वो आएंगे। हतमी फैसला जो है वो यकीनन खान साहब ने क्या हुआ है कि डी चौक पे, तो डी चौक पे तो पहुंच गए हैं, खड़े तो नहीं रहेंगे, बैठेंगे वहाँ पे। कई अब कैसे स्टार्ट होगा आगे मामला, बातचीत शुरू होगी, कोई कमेटी बनेगी, क्या आगे कैसे चलना है। लेकिन असल जो बात है वो ये है कि ये अरेंजमेंट किधर है। मैं जो बात कहता हूँ ना, सिस्टम की ये अरेंजमेंट नहीं, ये फेलियर की तरफ चला गया है। इसका सियासी हल ढूंढना चाहिए था, पॉलिटिकल। पहले भी तो किया है ना, 2013 में नहीं पूरी कमेटी बनी थी, कादरी साहब के पास गए, आगे पीछे। जब आप हुकूमत में रियासती आपके पास ओहदे होते हैं अहम, तो आप सिर्फ, आपका बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हो जाती है। पुलिस वाले आपकी बात सुनते हैं, आवाम लोग आपकी बात सुनते हैं, कभी अब लॉकडाउन करवाते हैं, कभी खुलवाते हैं, कभी इंटरनेट बंद है, आवाम सफ़र करते हैं। तो आप अपनी ईगो से हटके फिर बात करते हैं जाके कि यार इस मसले को रिजॉल्व करो किसी तरह से। अब वो रिजॉल्व भी नहीं किया, फिर तानेज़नी होती रही कल तक। वो आज कुछ उसमें कुछ आज के हालात देख के शुक्र है खुदा का कि कुछ तानाज़नी कम हुई है। लेकिन ये है कि वो ये बड़ा सीरियस इशू है, मुल्क में बड़ी इकॉनमी का इशू है, सिक्योरिटी है, सोशल अनरेस्ट इस हद तक फैल गया कि इस्लामाबाद दारुल हुकूमत है मुल्क का। तो अब इसमें यह है कि और शहादतें हो गई, सबसे बड़ी चीज़ शहादतें हो गई, कारोबार, मईशत, बहुत सारे मामलात, और ओपन एंडेड है कितने दिन का कैसे। अब ये कल अगर वो बेलारूस के रहनुमा जाते हैं यहाँ से, तो उसके बाद फिर क्या सूरत हाल बनती है पंजाब और बाकी जगहों से जो लोग आते हैं मुल्क में। तो ये एक बड़ा एक क्योटिक सा माहौल है इस वक्त यहाँ पे इस्लामाबाद में। अच्छा, तो ये तो हो गई यहाँ की बात। दूसरी जो बात है और वो ये हो रही है कि जो रशिया के जो साबिक, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स हैं, रशिया के साबिक वजीर दिफा और वहाँ की सिक्योरिटी काउंसिल के जो सेक्रेटरी जनरल हैं, बहुत सीनियर पोस्ट हैं, 2012 से 2024 तक वो तकरीबन 12 साल वजीर दिफा रहे हैं। उससे पहले वो एनवायरनमेंट को देखते रहे हैं। तो वो जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं अफ़गानिस्तान में, और यहाँ पे और उनकी मुलाकात हुई है वहाँ पे अफ़गानिस्तान में अब्दुल जो हैं मुत्तकी साहब से भी हुई है, बिरादर मुल्ला बरादर से भी हुई है, बाकी शख्सियात से भी उनकी मुलाकात हो रही है। मैं तास को कोट कर रहा हूँ, रशियन जो खबर इदारा है, रशिया टू डेवलप बायलैटरल कोऑपरेशन विद अफ़गानिस्तान। अच्छा, ये जो है ये सरजाई शोगो वहाँ पे मौजूद हैं, और इनकी जो 12 स्लाइड में टर्किश मीडिया को कोट करूं तो रशियन सिक्योरिटी चीफ जो हैं वो अफगान ऑफिशियल से मिले हैं काबुल में। अच्छा, और इसमें खलीज टाइम्स ये खबर दे रहा है कि रशियन सिक्योरिटी चीफ ने 13 एश्योर करवाया है तालिबान को कि वो ब्लैक लिस्ट से निकालें, और उससे एक रोज़ पहले ही अगर मैं 15 स्लाइड यहाँ पे दिखाऊं तो चाइना के एनवॉय ने जो हैं वो बीजिंग की तरफ से वहाँ पे दौरा करके मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुलाकात की और अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने की बात की है। अच्छा, यहाँ पर ये इस तनाजुर में बात करूँ कि बेलारूस ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा रशिया के जो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में आता है, उनके रहनुमा यहाँ मौजूद हैं, और रशिया और चाइना इस वक्त बहुत यानी एक बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी है उसे ख़त्म करवाने की, और अफ़गान सॉइल से जो दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में उसको ख़त्म करवाने के लिए। और यहाँ पर पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से ब्रीफिंग भी दी गई थी रशिया को भी और चाइना को भी, और ख़ास तौर पे जो चाइना के शहरियों पे हमले पाकिस्तान में हुए और बाकी सारे वाक़यात। तो रशिया और चाइना इस वक्त ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं दोनों बड़ी पावर्स, और उसमें काफ़ी पेशरफ्त भी हुई है, जिसके बाद रशिया की तरफ से कहा गया कि ब्लैक लिस्ट। और ये उस वक्त हो रहा है जब बेलारूस के रहनुमा यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस एक आप समझें कि ये इस खित्ते में तलखियाँ, और मैं ये तो नहीं कहूँगा कोई ब्लॉक, लेकिन ये कि तलखियाँ ख़त्म करवाने की बात हो रही है, और उसमें रशिया और चाइना जो है प्रोएक्टिव रोल प्ले कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में भी हैं, वो अफ़गानिस्तान में भी हैं, वो पाकिस्तान से ब्रीफिंग भी लेके गए वो। तो ये एक बड़ी मुस्बत पेशरफ्त हो रही है, और ऐसा होना चाहिए। पड़ोसी मुल्क हैं और उनकी सरजमीन किसी भी तौर पे पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट बात है और बड़ी वो हैरान कुन बात है, वो ये है कि जर्मनी ने जो है वो
अपने यहाँ जो उनके बंकर्स बने हुए हैं, यानी ज़ेर ज़मीन पनागाहें, बंकर्स, खंदकें तो नहीं कहेंगे, लेकिन जो बंकर्स यानी जो घरों के नीचे और इमारतों के नीचे, उन्होंने वो सारे बंकर्स को अपने मुल्क में उन्होंने उसकी एक डिजिटल लिस्ट बनाने का ऐलान कर दिया है कि डिजिटल लिस्ट बनाई जाएगी। और वो डिजिटल लिस्ट, इसलिए मैं टेलीग्राफ यहाँ कोट कर देता हूँ, फोर्स लाइट, वो ये डिजिटल लिस्ट बना के वो तमाम जर्मन शहरियों को वो देने जा रहे हैं, ये जो खंदकों की डिजिटल लिस्ट। और वो डिजिटल लिस्ट इसलिए देने जा रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे इम्कानात हैं कि रशिया जो है वो नेटो के किसी भी मुल्क जिसमें जर्मनी भी है, वो वहाँ पे हमला कर सकता है रशिया। तो उस सूरत में जो तमाम के तमाम जो ज़ेरे ज़मीन बंकर्स हैं, जो पनागाहें हैं, उनकी एक लिस्ट बना के वो कोई 500 550 हैं जो इस वक्त मौजूद हैं, ऐसे बंकर्स। अच्छा, इसमें कार पार्किंग्स भी हैं, इसमें जो है वो मुख्तलिफ बेसमेंट्स हैं। ये जो बंकर्स हैं, ये पहली जंग अज़ीम में जर्मनी में बहुत बड़ी तादाद में बंकर्स बने थे, और दूसरी जंग अज़ीम जो है उसमें तो उसमें भी बंकर्स बने थे। और बंकर्स जो हैं वो वहाँ पे जब भी हमले होते थे इत्तेहादी फ़ौजों के, तो जो जर्मन्स थे वो बंकर्स में पनाह लेते थे। और यहाँ पर मैं सबको याद दिलाता चलूँ कि जो एडोल्फ हिटलर जो हैं वो जब सोवियत फ़ौजें पहुँची अप्रैल 1945 में, तो उन्होंने भी एक बंकर में पनाह ली। उसके दो हिस्से थे। एडोल्फ हिटलर के लिए ये बंकर जो है ये 1938 से तैयार होना शुरू हो गया था, 44 तक मुकम्मल हो गया था। तो इसमें पनाह ले ली थी आखिरी दिनों में अप्रैल में, और इसी में जो एवा हैं उनके साथ जो हिटलर ने फिर आखिरी दिनों में शादी भी की थी। और 29 अप्रैल 1945 को उन्होंने इसी बंकर में, जो कि फ्योरर का बंकर है, इसको मुख्तलिफ अंदाज में प्रोनाउंस करते हैं जर्मन और अमेरिका, लेकिन ये कि फ्योरा ज़्यादा कहा जाता है कि लीडर। तो आखिरी दिनों में यहीं पे हिटलर की शादी हुई थी, और शादी के अगले दिन हिटलर ने और उनकी अहलिया ने, दोनों ने पहले साइनाइड के कैप्सूल खाए थे, जहर जो होता है, और उसके बाद ये, और हिटलर ने कहा था कि सोवियत फ़ौजें इससे पहले कि आके कब्ज़ा करें और हमें यहाँ से गिरफ़्तार करें, तो इस बंकर में हिटलर ने और उनकी अहलिया ने शादी के अगले दिन जो है वो पहले साइनाइड के कैप्सूल्स खाए थे, और उसके बाद जो है वो हिटलर ने अपने आप को गोली मार ली थी, लेकिन एवा जो है वो गोली नहीं मारी थी। हिटलर ने अपनी वसीयत लिखी थी कि इस बंकर से जब वसीयत ये थी कि दोनों की लाशें पीछे बाग में जाके जला दी जाएं, ताकि सोवियत यूनियन की जो फ़ौजें पहुँचें वहाँ तक, बंकर तक। ये फ्योरर का बंकर, फ्योरर का मतलब है कि कायद, लीडर, ये जर्मनी जो है, तो फ्योरर बंकर के नाम से वो वहाँ पे बंकर जो है आज भी उसकी बाकियात मौजूद है। तो मैं थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूं कि बंकर्स की बड़ी अहमियत। 12 एनीवे वो लाशें जला दी गई, हिटलर की और एवा की, दोनों की लाशें जला दी गई। लेकिन और उसके साथ जो जोसेफ गोबल थे, उनके जो दोस्त थे, उन्होंने और उनकी बीवी ने ख़ुदकुशी कर ली, अपने 6 बच्चों को जहर दिया और उन्होंने भी ख़ुदकुशी कर ली। सारा बंकर्स में हुआ था। तो जो जर्मन हैं उनकी तारीख़ में बंकर्स की बड़ा एक रोल। अब उन्होंने दोबारा से ये बंकर्स को अपने जो है, ये गार्डियन को भी मैं कोट कर देता हूँ पहली स्लाइड के, जर्मन्स जो है वो ड्रॉप कर रहे हैं लिस्ट ऑफ बंकर्स। रशिया की टेंशन के दौरान उन्होंने बंकर्स को दोबारा एक्टिव करने का फैसला किया। कई बंकर्स ऐसे हैं जहाँ पे होटल्स खुल गए, कई बंकर्स ऐसे हैं जहाँ पे जो है वो मुख्तलिफ शॉपिंग मॉल्स का वो हिस्सा बन गए। लेकिन बंकर जो हैं वो वहाँ पे ट्रेन स्टेशंस को भी बंकर्स का वो, मतलब ये हमले के ख़तरात हैं कि जी रशिया जो है, चूँकि अमेरिका और जो बरतानिया और बाकी असला वहाँ इस्तेमाल हुआ है, प्यूटिन ने अपनी डॉक्ट्रिन चेंज की है, उन्होंने कहा कि हम नेटो मुल्कों पे हमला करेंगे आने वाले दिनों में। तो जर्मन जो हैं वो उन्होंने बंकर्स की दोबारा अपने पूरे मुल्क में डिजिटलाइज्ड लिस्ट बनाने का फ़ैसला कर लिया है कि अगर रशियन अटैक हो किसी किस्म का, तो लोग फौरी तौर पे देखें कि उनके सबसे आसपास कौन सा बंकर मौजूद है और उस बंकर में चले जाएं। तो ये यूरोप के अंदर ये इस वक्त कशीदगी है और एक नेक्स्ट लेवल पे चली गई है। दूसरी जो बात है इसमें जो इम्पोर्टेंट वाक़यात, ये एक जंग है, ये एक ही जंग है, उसके बहुत सारे महाज हैं।
और ये बात आप इस तरह से देखें कि रशिया एक तरफ तो आप देखें कि वो यूरोप में यूक्रेन के साथ फटा पड़ा हुआ है। जर्मनी जो है उसने बंकर्स अपने एक्टिव कर दिए हैं कि ऐसा ना हो कि भाई जर्मनी के ऊपर अटैक हो जाए। जर्मन चूँकि जर्मनी नेटो का मुल्क है, बल्कि सबसे बड़ी नेटो की एयरबेस वहीं है। अगर रोमानिया को छोड़ दें तो उनकी जो मिलिट्री बेस है वही रैमस्टीन एयरबेस है। तो लेकिन उसके साथ ही रशिया ने आज एक और बात की जो मैं हमेशा कहता हूँ ना कि ये एक ही बड़ी जंग। रशिया ने ये कहा है कि अगर अमेरिका ने अपने मिसाइल्स एशिया में लगाए, यानी पैसिफिक में अपने मिसाइल्स को नस्ब किया, यानी साउथ चाइना सी, ताइवान, फिलीपीन, साउथ कोरिया, ये जो पूरा जो चाइना के साथ फड्डा पड़ा हुआ है अमेरिका का, अगर अमेरिका ने अपनी मिसाइल एशिया में नस्ब किए तो रशिया अपने मिसाइल एशिया में लेकर आ जाएगा। यानी रशिया जो है वो अभी तो यूक्रेन से लड़ाई हो रही है ना, अभी वो पैसिफिक में तो रशिया नहीं आया हुआ, ठीक है, लेकिन रशिया अभी तो सिर्फ नॉर्थ कोरिया यूरोप में आया है। रशिया ने आज कहा है कि हम अगर अमेरिका ने वहां पर लगाए चाइना के अगेंस्ट तो हम अपने मिसाइल लेके जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है बाकी वो सिर्फ यूरोप के लिए नहीं, वो हम पैसिफिक साइड पर भी लेकर आ जाएंगे। और ये जो है ये एक बड़ी मेरा ख्याल है, इसको हम चाइना डेली को हम कोट करते हैं यहाँ पे 31st स्लाइड अगर हम दिखा सकें कि रशिया को डिप्लॉय मिसाइल्स इन एशिया इफ यूएस मिसाइल्स अपीयर देयर। ये बड़ी जो है सिग्निफिकेंट बात है। और इसी को भी 29 स्लाइड में चाइना का मीडिया कोट कर रहे हैं कि रशिया को डिप्लॉय मिसाइल्स इन एशिया इफ यूएस मिसाइल्स अपीयर्स देयर। ये डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर का स्टेटमेंट है कि देखें ना वहां, इसका मतलब मैं जो बात हमेशा कहता हूं कि ये एक ब्लॉक्स हैं या इनकी हतमी शक्ल क्या होगी, कैसे होगा। रशिया एशिया में अपने मिसाइल्स को नस्ब करेगा। दूसरी बात ये, तीसरी बात ये कि वो ट्रम्प साहब ने जो है पूरी दुनिया की मईशत को धबड़दूज कर दी है। उन्होंने वो कहते हैं कि जी 25% जो है वो टैरिफ लगेगा मैक्सिको पे और कनाडा पे और 10% लगेगा चाइना पे। अच्छा, अब चाइना पे तो चलें 10% लगेगा तो चाइना पे तो कोई ख़ास फ़र्क उससे नहीं पड़ेगा, चाइना पे तो पहले भी लगता है, लेकिन मैक्सिको और कनाडा पे अगर लगता है तो मैक्सिको और कनाडा पे वो 25% लगाते हैं। ये ज़हन में रखें। टैरिफ का मतलब होता है महसूलात, यानी बाहर से जो अगर आप कोई चीज़ मंगाते हैं, जैसे हम पाकिस्तान में बैठे हैं तो हम कहें कोई बाहर से चीज़ मंगा रहे हैं जी, हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, कोई बाहर से कोई टेलीफोन है, कोई मेकअप का सामान है, कोई वगैरह जो भी कोई चीज़ें, कोई खाने पीने की चॉकलेट्स हैं, कोई जो भी, तो बाहर से चीज़ें मंगा रहे हैं तो हम उस टैरिफ बढ़ा देते हैं ताकि उसमें एक तरह से टैक्स ज़्यादा लग जाए और लोग लोकल मसनूआत को ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। भाई बाहर से चीज़ आ रही है तो उसमें जिसको हम ड्यूटी भी कहते हैं, पाकिस्तान में ड्यूटी लग गई ज़्यादा, तो वो टैरिफ्स, अब टैरिफ्स इसलिए लगा रहे हैं वो मैक्सिको से आने वाली चीज़ों पे या कनाडा से आने वाली चीज़ों पे, चाहे ताकि लोकल अमेरिकन जो है वो सनत तरक्की करे। लेकिन मसला ये है कि मैक्सिको से क्या आता है, उनके पास मैक्सिको आती हैं, उनके पास गाड़ियाँ कौन सी आती हैं जो यूरोप बनाता है, ये BMW और ये सारे इनकी जो फैक्ट्रीज हैं वो मैक्सिको में लगी हुई हैं। और मैक्सिको में भाई मैक्सिको की अपने फैक्ट्रीज कम है, उन्होंने वहाँ पर अमेरिका के लिए बनाई हुई हैं वो 3.5-4 लाख गाड़ियाँ वो मैक्सिको से यूरोपियन BMW, वॉक्सवैगन, ये सारी गाड़ियाँ मैक्सिको में तैयार होकर जाती हैं वो यूरोप में। उसका नतीजा ही निकला कि वो आज अगर ये मैं 4 स्लाइड दिखाऊं कि कैनेडियन डॉलर भी नीचे गिरा, मैक्सिको का पीसो भी नीचे गिरा और यूरोपियन स्टॉक्स भी नीचे गिर गए, ठीक है, क्योंकि कनाडा से तो ऑयल आता है, तो और कनाडा जो है वो ऑयल भी आता है और जाहिर है कि और कुछ मसनूआत भी आती होंगी, तो उन पर टैरिफ का ऐलान होते ही वो तीनों मंडियां जो है वो तीनों उनकी करेंसियां नीचे गिर गई। और यूरोप जो है वो हर्ट हुआ, क्योंकि यूरोप जो है अगर देखें ना, मैक्सिको यूरोप बरह रास्त अमेरिका नहीं भेजता, मैक्सिको में सस्ता उनको लेबर मिल जाता है। उनको बहुत सारी यूरोपियन कंपनीज जो हैं उनको मैक्सिको में आसानी है कि वो मैक्सिको में तैयार करें अपना गाड़ियाँ वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत सारे, और फिर वो अमेरिका भेजें। तो मेड इन, ज़ाहिर है वो मेड इन यूरोप ही होता है वो सारा, लेकिन वो तैयार जो है वो मैक्सिको में होता है क्योंकि वहाँ लेबर सस्ता मिल जाता है, चीज़ें सस्ता, तो वो उन्होंने मैक्सिको को ऊपर ठोंक दिया सारा ये टैरिफ का इलाका। पहले दिन मैं फैसला करूँगा, ट्रम्प ने कहा जो पहला दिन होगा मेरा 20 तारीख, उस दिन मैं ऐलान कर दूंगा कि मैं इन मुल्कों में टैरिफ, तो एक माशी जंग भी शुरू हो गई है और उसके असरात आने शुरू हो गए। साथ ही ये जो मामला है ये मामला भी संगीन हो गया है कि यूरोप जो है
आज ब्रसल्स में इजलास हो रहा है नेटो का और यूक्रेन का, उनके मिनिस्टर्स का, लेकिन वो संजीदगी से ही देख रहे हैं कि क्या अटैक होता है तो किस सूरत में होता है। बरतानिया में कुछ ड्रोन्स पुरस्कार से घूमते नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद एक डिप्लोमेट को उन्होंने निकालने का ऐलान कर दिया रशिया ने, उन्होंने कहा वो स्पाइंग कर रहे थे। तो कशीदगी बढ़ रही है। और जो यूक्रेन है, यूक्रेन के मीडिया ने आज जो है वो एक उनका एक प्लान सामने आया है उनका कीव पोस्ट का। वो कहते हैं कि कुछ अरसे में 3 हिस्सों में ये रशिया जो है उसका प्लान है। अब ये ठीक है गलत है जो भी है, वो कहते हैं कि 3 हिस्सों में ये डिवाइड कर देंगे, और 3 हिस्सों में ये डिवाइड करेंगे, और इस तरह से डिवाइड करेंगे कि अगर 11वीं स्लाइड दिखाएं कि एक डिस्प्यूटेड इलाका रहेगा जो मगरबी है, वो रोमानिया और रशिया और जो हंगरी और बल्गारिया और ये मुल्क उस पर लड़ते रहेंगे आपस में, और दरमियान में जो है एक जो कीव का इलाका है वहाँ पे एक ऐसी हुकूमत कायम हो जाएगी जो रशिया के साथ होगी, और फिर एक इलाका जो है वो मुकम्मल तौर पे रशिया का। तो ये यूक्रेन को 3 हिस्सों में तकसीम करने का, ये कीव से स्टेटमेंट्स हैं, वो कह रहे हैं कि ये 3 हिस्सों में तकसीम करने का रशिया का प्लान है और उस पर रशिया अमल कर रहा है। ये यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने जारी की है। अच्छा, ये यूरोप की जो जंग है, ये यूरोप की जंग, ये इसमें ज़ाहिर है वो फेंटेनल जो मनशियात हैं उनके ऊपर भी ये दवाई है जो मनशियात में इस्तेमाल, उसको भी वजह बनाया कि चाइना पे इसलिए भी हम टैरिफ में, अल्टीमेटली मेरा ख्याल है कि ये बार्गेनिंग चिप के तौर पर ट्रम्प इस्तेमाल करेंगे इसको कि चाइना से बातचीत हो रही है तो अच्छा हम टैरिफ हटाएं, आगे क्या करें। अच्छा, यूरोप से भी हो रहा है, मतलब ट्रम्प एक अपना ज़हन बना रहे हैं, लेकिन असल जो इशू है वो यूक्रेन में और बाकी दुनिया को खतरा इस बात का है कि बाइडेन जाते जाते क्या कर जाते हैं, जैसे जाते जाते वो असला दे के चले गए, और असला उन्होंने कहा फायर करो, और ये यूक्रेन की कशीदगी जो है बढ़ती चली जा रही है। और रशिया ने उसमें कह दिया है कि अगर वहां पर चाइना के साथ पंगा लिया तो हमारा मिसाइल वहां पे आ जाएंगे फौरी तौर पे। ये पहली दफा रशिया ने इस तरह की बात की है, कभी ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और यकीनन अभी चाइना तो इसमें खामोश है, चाइना के मीडिया इसको कोट कर रहा है, लेकिन इसका मतलब इसके तो गलत असेसमेंट वेस्टर्न ऑफिशियल्स की होती है बाज़ दफ़ा। वो कहते हैं कि जी नॉर्थ कोरिया के यूरोप में आने से चाइना खुश नहीं है। ओ भाई, रशिया ने आगे से कह दिया है कि हम आपके दिफा के लिए पैसिफिक में आ रहे हैं, और पैसिफिक में आने का मतलब है कि फ़िलिपीन और वहाँ पे जापान है, वहाँ पे साउथ कोरिया है, बाकी मुल्क हैं सारे। तो एक बड़े साउथ कोरिया तो पहली तपा बैठा है कि भाई यूक्रेन में नॉर्थ कोरिया चला गया, लेकिन अब ये कि रशिया प्रॉपर अगर वहाँ आके मिसाइल अपने लगाता है सिर्फ इस कंडीशन पे कि अगर अमेरिका ने मिसाइल लगा दिए तो हमारे मिसाइल भी आ जाएंगे। यानी रशिया ऑलरेडी जो है वो पैसिफिक में कूद चुका है। कल भी मैंने बात की थी कि आर्कटिक के अंदर भी चाइना और रशिया एक साथ हैं। ये अब ये यूरोप के अंदर भी रशिया और चाइना एक साथ हैं, एक सामने आता है एक पीछे रहता है। इधर उधर पैसिफिक में भी अब रशिया जो है वो चाइना के साथ आ गई है। तो ये मामला जो हैं ये बढ़ते 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 उधर आज ये बात चल रही है कि जी शायद आज कल किसी वक्त शायद। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहूंगी, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, लबनान और इसराइल के दरमियान जंग बंदी का मुआहिदा भी हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप ब्रेक पे जाने से पहले यूक्रेन और रशिया के हवाले से बात कर रहे थे और बंकर्स की भी आप बात कर रहे थे, काइंडली कंटिन्यू कीजिएगा। ये जो मुआहिदा है ना, ये अभी फ्लूइड है क्योंकि बड़ी शदीद बॉम्बिंग हुई है। आज दोबारा जो है वो लेबनान पे और लेबनान की तरफ से हिजबुल्लाह ने शदीद बॉम्बिंग की है। उनका कैबिनेट का इजलास भी थोड़ी देर में शुरू होगा इसराइल का, तो देखते हैं कि उसमें क्या बात आगे चलती है। लेकिन बहुत बॉम्बिंग है और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जैसे लतानी लिवर के नीचे जाना है, आगे फ़ौजें कौन सी होंगी जो दरमियान में रहेंगी, ये जो करारदाद थी 1701 इसके ऊपर किस हद तक अमल दरामद होता है, और गज़ा में जो कुछ हो रहा है क्या हिजबुल, तो मतलब अभी वो जंगबंदी होती है नहीं होती। लेकिन मैं आपको बंकर्स के हवाले से सिर्फ एक बात कहूँ, इसमें ये चूँकि हिटलर का जिक्र हुआ, हिटलर, एडोल्फ हिटलर, जो ज़ाहिर है कि जिन्होंने ख़ुदकुशी की थी बंकर्स में, और इसीलिए जर्मन, और ज़ाहिर है कि वो चाहे अपने आप को नाज़ी जर्मनी से अलग भी करें, लेकिन बंकर्स की बहरहाल उनकी तारीख़ में या जैसे भी आप कहें कि एक हैसियत रही है। एडोल्फ हिटलर जो हैं वो 56 साल के थे जब उन्होंने ख़ुदकुशी 56, और उनकी जो शादी है, जो एवा ब्राउन जो थी, वो उनकी शादी, एक ही शादी उन्होंने एवा ब्राउन से की, और वो सिर्फ बयान होता है कि कुछ 24 से 30 घंटे तक वो मैरिज रही।
क्योंकि उसके बाद जो है वो उन दोनों ने ख़ुदकुशी कर ली। और एवा जो हैं वो ज़ाहिर है कि एक मॉडल थी और कई सालों से वो हिटलर की जो इनर सर्कल है टीम का हिस्सा भी थी, लेकिन जो प्रॉपर मैरिज हुई उनकी, जिसमें उनके करीबी दो जो है वो गोबल और बाकी जो सारे थोड़े से लोग जो बंकर में मौजूद थे, उन्होंने पार्टी की सेलिब्रेट किया। उनको पता था कि सोवियत फ़ौजें आ रही हैं और किसी भी वक्त उनको मार देंगी, तो सब ने फिर ख़ुदकुशी की। लेकिन हिटलर ने अपनी वसीयत में ख़ास तौर पर लिखा कि मेरी लाश को जला दिया जाए, मेरी की और एवा की भी, क्योंकि ये सोवियत यूनियन के हत्थे ना लगे लाशें। सोवियत फ़ौजें जब आ गई तो उन्होंने ढूंढा, तलाश किया और बाकियात को उठाया। वो राख पड़ी हुई थी, जो भी हड्डियाँ वगैरह जली हुई, उनको फिर वो उन्होंने पोस्टमार्टम किया। फिर दुनिया में बात फैल गई कि हिटलर की तो लाश ही नहीं है, हिटलर कहीं जिंदा तो नहीं। कई साल तक ये थ्योरी चलती रही कि हिटलर की लाश किधर है, भाई हिटलर तो है नहीं। तो एक वो जो है एक मामला चलता रहा। दूसरी जो बात है वो बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि जो अदानी ग्रुप है इंडिया का, वो मुसलसल इस वक्त ग्लोबल लेवल पे, अब यहां पर ये बात एक सवालिया निशान है कि क्या ये इंडिया है या अदानी ग्रुप है। ये जो उस ज़माने के, मैं अखबार यहाँ पे आपको न्यूज़पेपर दिखा रहा हूँ, हिटलर किल्ड जर्मन्स ने रिपोर्ट किया हुआ था। ये फिर वो जगह है हिटलर डेड। और ये अगर उस ज़माने में देखें, नाज़ीज़ ने खुद ही ऐलान किया था कि ये न्यूज़ ब्रेक की थी कि हिटलर की डेथ हो गई है, और अपना सक्सेसर भी उन्होंने अनाउंस कर दिया था हिटलर ने। और ये कहा था कि जंग जारी रखी जाए, लेकिन ये कि फेलिट बर्नर न्यू फ्यूरर जो है वो एडमिरल ज़ोइनिस का ऐलान हो गया था। तो ये बहरहाल उस दौर के न्यूज़पेपर थे। अदानी ग्रुप की मैं बात करता, अदानी ग्रुप जो है वो एक ग्लोबल लेवल पे एक ऐसा ग्रुप जो कि हैफा पोर्ट ख़रीद रहा था, जो कि ऑस्ट्रेलिया में था, जो कि ग्लोबल लेवल पे स्ट्रेटेजी, बाकी ग्रुप्स भी हैं उनके, अंबानी ग्रुप है, बाकी ग्रुप्स हैं, लेकिन जो अदानी ग्रुप है वो स्ट्रेटेजिक लेवल पे इंडिया की एक पॉलिसी प्राइम मिनिस्टर मोदी की लेके चल रहा था। हैफा में इन्वेस्टमेंट, बांग्लादेश, कीनिया, आगे भी। अब वो पूरा ग्लोबल लेवल पे एक ऑनस्लॉट जो है वो अदानी ग्रुप पे हुआ है। और अदानी ग्रुप पे ऑनस्लॉट में ग्लोबल लेवल पे इसलिए कह रहा हूँ कि मैं ग्लोबल लेवल पे कह रहा हूँ, ठीक है ना। अब मुझे ये नहीं पता कि ये अदानी ग्रुप के ऊपर हुआ है, ये पूरे इंडिया पे हुआ है, ये प्राइम मिनिस्टर मोदी पे हुआ है क्या, लेकिन वो एक मुकम्मल तौर पे ऑनस्लॉट इसलिए कह रहा हूँ कि जो फ्रांस का बड़ा जाइंट है, ये दुनिया का एक बड़ा जाइंट, आपके टोटल ग्रुप जो है जो एनर्जी का है, उसने अदानी ग्रुप के साथ अपने मुआहदे जितने थे, ये मैं 20 टाइम्स ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूँ, 21 उन्होंने होल्ड कर दिए सारे मुआहदे। अच्छा, होल्ड कर दिए हैं फ्रांस ने। अच्छा, फ्रांस ने होल्ड कर दिए हैं, चलें जी 24 फ्रांस ने होल्ड कर दिए हैं। पहले अमेरिका ने पाबंदियां लगाई, अदानी ग्रुप को तबाह किया, उसके बाद ये जो है ये फ्रांस ने होल्ड कर दिया। उसके बाद कीनिया ने भी कैंसिल कर दिया 25 इंडिया टुडे, यानी कीनिया जो है उसने भी कैंसिल कर दिया अदानी ग्रुप के साथ। और फिर जो है श्रीलंका ने भी कैंसिल कर दिए, ठीक है, ये 26 स्लाइड। और फिर बांग्लादेश ने भी कैंसिल कर दिया। अदानी ग्रुप एक ऑनस्लॉट नहीं होता कि जी पहले अमेरिका ने वारंट निकाले, अमेरिका ने किया, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने किया, फिर उसके बाद इसराइल की तरफ से जनाब वहाँ पे इन्वेस्टमेंट है, वो भी अमेरिका के मतलब हाथी की दुम पे कहते हैं पैर में सबका पैर। तो बात यह है कि वो अब ये श्रीलंका, बांग्लादेश, कीनिया, फ्रांस, अमेरिका, वो चारों तरफ से लगता है कि वो जो सबसे एक नाम ऐसा होता है ना जो उभर के दुनिया में सामने आता है, मतलब टाटा, बिरला, ये बड़े ग्रुप्स हैं इंडिया के, लेकिन ये उस तरह से स्ट्रेटेजिक लेवल पे इन्वॉल्व नहीं थे जिस तरह से अदानी ग्रुप था कि बांग्लादेश में इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, हैफा जी 70% ले ली चाइना से के, ये हो गया। तो उस पर अमेरिका ने ऑनस्लॉट किया है। और ये देखना है आने वाले दिनों में कि ये इंडिया पे है या अदानी ग्रुप है। अदानी ग्रुप है तो अदानी ग्रुप को अगर बिल्कुल मसमार कर दिया उसको, और ज़ाहिर उठाना मुश्किल है क्योंकि कीनिया, फ्रांस, आगे पीछे वो बिल्कुल। तो अब ये जो है ये एक बड़ा ट्रिकी सा सवाल है जो जिसका जवाब मेरे पास तो नहीं है। और मैंने जो कुछ लोगों से पूछा इंडिया में अपने कोलीग से, तो वो भी अदानी ग्रुप को वो कहते हैं अदानी ग्रुप टारगेट हुआ है, लेकिन फिर प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका लिंक है। तो क्या ये सारे जो ग्लोबल ममालिक हैं, फ्रांस भी और श्रीलंका भी और आगे पीछे, वो सारे अपने ऑर्डर्स कैंसिल कर रहे हैं, बिलियंस एंड बिलियंस एंड बिलियंस पहले। तो ये मामला कहाँ तक जाएगा? और उसके बाद
जैसे मैंने आपसे पहले कहा ना कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं इंडिया में, बहुत बिलियनर्स जो हैं वो मौजूद हैं, ताजिर जो ग्रुप्स हैं, लेकिन ये स्ट्रेटेजिक लेवल पे था। बांग्लादेश, हैफा, ये कीनिया में, आगे पीछे दाएं, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, तो वो पूरा जो एक मस्मार होता है ना, पूरा मस्मार करते हैं किसी को आप, तो वो बिल्कुल अदानी ग्रुप के साथ इस वक्त वो हो रहा है। और देखना ये कि ये जो है, क्योंकि मैंने कल भी बात की थी कि ये जो जंग है, जो कि ये अगर ये तीसरी जंग है, अगर ये बड़ी जंग है, ठीक है, तो इसमें एक बहुत बड़ा जो फ्रंट है वो ट्रेड पे भी खुलेगा। माशी पाबंदियाँ, मुख्तलिफ, जैसे ट्रेड वॉर शुरू हो गई है ना, ट्रंप ने कह दिया मैं टैरिफ लगाऊंगा, तो ट्रेड के ऊपर, साइबर सिक्योरिटी, इसमें स्पेस के अंदर क्या होगा, इसमें प्रोपेगेंडा, इसमें जो है वो प्रॉक्सी वॉर्स, आप इसमें देखें ना, हुतीज बैठे हैं पहले ही जाके वहाँ पे, चाइना और रशिया हाईएस्ट लेवल पे अफगानिस्तान को स्टेबल करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ से दहशतगर्दी ख़त्म हो, क्योंकि पूरे रीजन के लिए ख़तरनाक है। और ज़ाहिर है बैक टू बैक चाइना और रशिया के हाईएस्ट ऑफिशियल्स का अफगानिस्तान जाना, और पाकिस्तान की तरफ से ब्रीफिंग, प्रॉपर ब्रीफिंग हुई है, चाइना को बताया गया है कि जी आपके शहरी ऐसे ऐसे यहाँ पे जो वाकयात पेश आ रहे हैं उसमें अफगान सॉइल यूज़ हो रही है। तो ये बड़े बड़े इंपॉर्टेंट इस वक्त इवेंट्स हैं। बेलारूस के प्रेसिडेंट यहाँ मौजूद है। बेलारूस की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस। बेलारूस वो मुल्क है जो बिल्कुल रशिया के साथ आप समझें इस वक्त मौजूद, यूरोप और बिल्कुल उनके साथ जो है वो यूरोप के स्फीयर में है वो इन्फ्लुएंस के, और उनके मेहमान यहाँ मौजूद हैं। अब ये पाकिस्तान में जो मैन मेड क्राइसिस है, जिसमें मईशत, स्कूल, ताजिर, पॉलिटिकल टर्मोइल, ये इन्होंने बात ही नहीं की जाके, हम बात नहीं करेंगे, हम क्यों जाएंगे। ओ भाई आप बात करें, आपकी हुकूमत है, आप अरेंजमेंट में बैठे हैं, अगर पीपल्स पार्टी आगे बढ़े, भाई अरेंजमेंट ये तो छोड़ देना कि नून की हुकूमत है, पीपल्स पार्टी हिस्सा है उसका, भाई वहाँ से पीपल्स पार्टी कदम बढ़ाए, वहाँ से कोई जो है वो ये जिन शख्सियात का, शहबाज शरीफ साहब एक कमेटी कायम, वो ये मामला जो हैं अगर पूरे इस तरह रुक गए, पंजाब से भी लोग आ गए, लॉ एंड ऑर्डर का क्राइसिस पैदा हो गया है, यहाँ पे लोग शहीद हो रहे हैं, पहले ही पूरे मुल्क में दहशतगर्दी है, माशी बदहाली है, औरंगजेब साहब कह रहे हैं कि भाई हम ये इतना मईशत पे नुकसान हो रहा है, तो इन्वेस्टमेंट्स कहाँ जाएंगी, कहाँ कैसे होगा। तो मतलब ये इसको इनको पहले हैंडल करना चाहिए था, और ये उस ट्रैप में आ गए। मैं जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि तहरीक इंसाफ ने जो बात चलाई आगे, अच्छा ये तो कह रहे थे ना एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, 3 ग्रुप हो गए आपस में, ये उधर से ही कर आके आखिर में ये मेरा ख्याल है कि खान साहब की अपनी स्ट्रेटजी थी कि इनको इस तरह से ब्लफ करके उलझाओ कि 3 ग्रुप होंगे, 2 ग्रुप होंगे, ऐसे होगा ऐसे होगा। ये उसमें ट्रक की बत्तियां, मुख्तलिफ ट्रक, उन ट्रक की 5-6 बत्तियों के पीछे ही लगे रहे इतने देर, कुछ नहीं होगा, 5 आदमी नहीं आएगा, 7 नहीं आएगा, 10 आएगा, 500 आएगा। भाई वो खुदा का वास्ता इस्लामाबाद बंद पड़ा है और मोटरवेज बंद है पूरे मुल्क की। तो ये आपका काम है कि आप इसको पॉलिटिकली हल करें। ये पॉलिटिकली, ये गोलियों से, बंदूकों से, तोपों से थोड़ी हल होते हैं। सियासी तौर पर आप जाएं, देखें उनके क्या इशूज़ हैं, क्या कोई मतलब है कि वो तो ये अरेंजमेंट नहीं चल रहा, ये पॉलिटिकल पार्टीज को होने नहीं कर रही। वो मुस्लिम नून कहती है पीपल्स पार्टी करेगी, वो कहते हैं दोनों मिलकर कहते हैं नहीं मोहसिन नकवी करेंगे। अब भाई आप, यानी मैं अब इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाह रहा, और एक ही वजीर हमें मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो संजीदा नज़र आते हैं, जो कहीं वो एक्टिव हैं। बाकी तो ये कि बयान देके और इधर उधर सड़कों पे अपनी वो, अब मैं क्या बात करूं, लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून तो धरना स्पेशलिस्ट है ना, तो मुझे नहीं पता कि इस धरने को उन्होंने इतना मिसकैलकुलेट कैसे किया। और ये खान साहब की स्ट्रेटजी जो थी कि जिसमें इनको शो करो कि जी आपस के इख्तलाफात हैं अल्टीमेटली, और फाइनल फैसला खान साहब ने कर दिया, ठीक है, कैसे होगा, और वैसे ही हो गए। तो ये अब फंसे हुए हैं और इनको समझ नहीं आ रहा, एक परिंदा पर नहीं मारेगा, और एक जो है वो, ओ भाई परिंदा पर नहीं मारेगा, वहाँ घोंसले बना दिए परिंदों ने डी चौक पे, वो मुस्तकिल डेरे डाल दिए उन्होंने। तो वो मतलब है कि ये अजीब सी बात करते हैं। तो दुआ है कि ये मुज़ाकरात हों, बातचीत हो, कोई रास्ता खुले और लोगों की ज़िंदगियाँ इसमें ना जाएं, इसमें जो है वो कारोबार चले, इसमें मईशत, सिक्योरिटी क्राइसिस ना पैदा हो। लेकिन हुकूमत को आगे बढ़ना पड़ेगा ना, इस अरेंजमेंट में मौजूद पार्टियां ही आगे बढ़े ना, कम से कम। वो ये नहीं कह सकते कि हमारी हुकूमत नहीं थी, हम हिस्सा नहीं थे, ये वो आगे बढ़े, और आगे बढ़ के गिलानी साहब आए इसमें, कायरा साहब, शहरी रहमान साहिबा,
खुर्शीद शाह साहब, कोई तो आगे बढ़े और ये इस्लामाबाद के अंदर जो इतनी ख़राब सूरत हाल पैदा हो गई और ये पूरे मुल्क में होगी। ज़ाहिर कैपिटल में होता है तो दुनिया तो कैपिटल की बात करती है ना। अब वहाँ पर किसी वो कैलिफोर्निया में मुजाहरा, उसकी कुछ और हैसियत है, वाशिंगटन की कुछ और हैसियत है। अगर आप कहेंगे जी किसी लखनऊ में मुजाहरा हो रहा है, उसकी कुछ और हैसियत है, दिल्ली ब्लॉक होता है कुछ और हैसियत होती है। कैपिटल हमेशा मैटर करता है। तो कैपिटल सिटी जो है, पेरिस की इंपॉर्टेंस है, ब्रसल्स की इंपॉर्टेंस है, कैपिटल आपका पूरा जो है वो इस वक्त बंद हुआ है। तो ये इसमें जो और इंसानी जाने जा रही हैं, तो उम्मीद है कि कल तक कोई ये बेहतर रास्ता निकालते हैं इस अरेंजमेंट में मौजूद लोग, कोई मुज़ाकरा शुरू करते हैं संजीदगी से। पहले तो टॉन्ट करना बंद करें ना, तो और कोई रास्ता निकालते हैं। और उधर से जो मुजाहिरीन हैं उनको भी पाबंद किया जाए कि वो असला साथ नहीं रखेंगे, पाबंद कर दिया जाए क़यादत की तरफ से कि कोई असला हमारे पास नहीं होगा, किसी पे फायर हम नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। बिल्कुल वो ये अली अमीन गंडापुर साहब और बुशरा बीबी जो हैं वो और बाकी कायदीन इंश्योर करें कि किसी पुलिस ऑफिसर पे हाथ नहीं उठेगा, पुलिस वाले पे हाथ नहीं उठेगा। इधर से ये पुलिस जो पुलिस एहलकार तो बीच में आ जाते हैं बेचारे हमेशा, लेकिन ये है कि वो जो है जो मैंने कल भी बात की थी, उनको खाना भी नहीं पहुँचाया जा रहा। कितनी जाती है ना उनको खाना, कई कई घंटे ड्यूटी, एग्जॉस्ट हुए हुए हैं वो, कभी वीआईपी ड्यूटियां, कभी ये ड्यूटियां, कभी वो ड्यूटियां, तो बुरा हाल है उनका। लेकिन ये है कि सब पाकिस्तानी हैं, सब हैं तो हम ही ना आपस में। तो ये मैन मेड क्राइसिस है, इसको ये ख़त्म करें ताकि हम इससे आगे निकलें, और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह हम निकल जाएंगे। जी जी ठीक है, देखते हैं कि अब हालात किस तरफ जाते हैं। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो चुका है, मुझे और डॉक्टर साहब को इजाज़त दीजिए।